मैं सबसे पहले रमाशंकर सिंह साहब को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि रमाशंकर सिंह साहब उस तंत्र का, उस सरकार चलाने का हिस्सा रहे हैं। आप आप मंत्री रहे हैं, आपने इस तंत्र को देखा है। और सोशलिस्ट तो मतलब हरदम ही माना जाता था कि उनका इंटरेस्ट सामाजिक बदलाव में ज्यादा रहता था। सरकार में ठीक है, सरकार जो हो रही हो चले, लेकिन सामाजिक बदलाव ज्यादा हो, ये उस विधा से आते हैं। रमाशंकर साहब, ये बताइए कि आपको जब चुना जाता है, आप सरकार बनाते हैं, तो आपका कोई दायित्व अपनी जनता के प्रति नहीं होता है कि केवल पार्टी के प्रति होता है कि केवल चुनाव प्रचार करते रहो? क्योंकि ये जरा मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं। आप मंत्री थे, आप इसको बैलेंस कैसे करते थे? और जो गुजरात में खुलेआम हो रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबने सारे काम धाम छोड़ दिए हैं, केवल प्रचार में लगे हैं, पार्टी के प्रचार में, ये इस पे जरा आप शुरुआत इससे करें, फिर आगे की बात करते हैं। नहीं, पहली बात तो आनंद जी ये है कि मैं उस तंत्र का हिस्सा रहा हूं जहां ये सब होता नहीं था। मतलब आज से 45 साल 46 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, तब ये सब नहीं हुआ करता था। उसके बाद तंत्र 2 बार बदला गया है। पहली बदल आई जब इंदिरा जी वापस सत्ता में आई और उन्होंने राजनीति और चुनाव की रणनीतिक व्यवस्था को, तंत्र को बदल दिया। उसमें पैसे का महत्व, उसमें प्रशासनिक दुरुपयोग का महत्व शुरू हुआ, पहली बार शुरू हुआ इंदिरा जी के समय में। और उसके बाद धीरे धीरे जब ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई, तो शुरू के एक अवधि यानी 5 साल उन्होंने वही किया जो कांग्रेस पार्टी करती रही थी, उसका एक्सटेंशन ही हुआ। लेकिन बाद में विशेष तौर पर पिछले 10 सालों में यानी 2 चुनावों में परिस्थितियां एकदम बदल गई हैं, तंत्र बदल गया है, लोगों का रवैया बदल गया है। अब वो सब नहीं, अब ये सब चीजें मशीनरी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आप पैसे का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि विपक्ष कभी कर ही नहीं पाए, सोच भी नहीं पाए। ये सब अब नया ये मोदी जी का फार्मूला है, ये मोदी और शाह का फार्मूला है। अटल जी के समय भी ये नहीं हुआ करता था, इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब दिक्कत क्या है इसमें? मेन बात यह है कि चुनाव आयोग का रुख, हमने सेशन को भी देखा, हमने उसके पहले भी देखा, बाद में भी देख रहे हैं। चुनाव आयोग एक मूक संस्था नहीं रह गई है, अब ये उससे आगे बढ़कर के सत्ताधारी पार्टी की मदद करने वाली संस्था बन गई है। कि ये कैसे नहीं देख पाती है कि आदर्श संहिता लगने के एक दिन पहले तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री अपने विभाग के जितने भी संभावित कार्यक्रम हो सकते हैं उसमें आते हैं, सरकारी साधनों से आते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा उस पर होता है। अभी आपने देखा ही कि गुजरात में मोरबी के जिस हॉस्पिटल में मोदी जी गए तो आरटीआई से जो प्राप्त सूचनाएं हैं, जो हिंदू ने छापी हैं, उसमें कहा गया है कि 32 करोड़ रुपया 2 घंटे में खर्च हुआ मोरबी में प्रधानमंत्री के आगमन पर या उनके इवेंट को बनाने के लिए। अब ये 32 करोड़ किसका है? ये किसी और का नहीं है, ये सिर्फ जनता का टैक्स है। तो अब तो लिमिट रह नहीं गई है। और दिक्कत यह है कि विपक्ष जो है वो इन सब चीजों को, मुझे माफ करिए, ना वो उठा रहा है, ना वो उठाने लायक हैसियत में बचा है, उसकी कोई पहुंच या रीच भी नहीं है। और उन्होंने ये भी नहीं किया है कि वो सत्ता में आने पर चुनाव आयोग का पुनर्निर्माण, पुनर्रचना इस प्रकार से कैसे करेंगे कि ये दुरुपयोग व्यवस्थागत बंद हो जाए। इसकी भी उन्होंने कोई आज तक पहल नहीं की है कि हम अगर आए तो एक पारदर्शी तरीके से एक ऐसा चुनाव आयोग बनाएंगे जो कंप्लीटली स्वतंत्र होगा और जो अपना निर्णय खुद कर सकेगा। इस तरह की कोई व्यवस्था की बात आज तक विपक्ष की किसी पार्टी ने की ही नहीं है। तो जब हम एक सही वैचारिक ऑल्टरनेटिव देना ही नहीं चाहते हैं या दे नहीं रहे हैं, तो ये काम
अब मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक दलों से ये संभव हो पाएगा। इसके लिए तो एक अलग आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जब भी वो होगा तब ये बातें चलेंगी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे हों, चुनाव आयोग स्वतंत्र कैसे हो, मीडिया का क्या। मीडिया देखिए आप, करीब करीब, मैं तो टीवी देखता नहीं हूं, लेकिन जो सुनने में आता है 12-12 घंटे लगातार एक व्यक्ति को दिखाते रहते हैं। अब रोड शो चला 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटे के रोड शो में रोड शो दिखाया जा रहा है। उसके पहले रैली चल रही है 1.25 घंटा, तो 1.25 घंटा रैली दिखाई जा रही है, फिर उस पर चर्चा चल रही है। तो सारा का सारा जो मीडिया है वो बिल्कुल एक व्यक्ति या एक पार्टी के लिए समर्पित हो गया है। तो ये चिंता की बात ये नहीं है कि ये हो गया है, चिंता की बात ज्यादा ये है कि ऐसा आगे भी हो सकता है और चलता रह सकता है। इस पर कोई हमने वो सोच विचार नहीं किया है। तो ये जो संविधान में जो प्रावधान थे वो इतने कई बार निर्गुण थे कि राजनीति में उस निर्गुण चीज का फायदा दुरुपयोग किया गया। और जैसे कि मैंने बताया ना कि एक आदर्श चुनाव संहिता लगी, तो वो कब लगनी चाहिए मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, आपको भी होगा, कि पहले 3 महीना पहले, चुनाव के 3 महीना पहले आचार संहिता लगती थी। अब चुनाव वाले दिन लगती है, यानी अगले दिन से चुनाव के नॉमिनेशन होने हैं। आज हम आदर्श आचार संहिता लगा रहे हैं। तो वो जो गैप था कि 3 महीने का गैप भी खत्म कर दिया। और अब इस बात का कोई सवाल, इस बात का कोई प्रश्न उठाता ही नहीं है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, आप सरकारी कितना खर्चा कर रहे हो, आप प्रशासनिक खर्चा कितना हो रहा है। ये किसी के पिताजी का पैसा नहीं है, ये देश की जनता का पैसा है। तो ये सब अब प्रश्न रेलेवेंट इसलिए नहीं है। आप देख रहे हैं गुजरात का प्रमुख जो पार्टी है, विपक्षी पार्टी, वो कहीं दिख नहीं रही है। ये उनकी रणनीति भी हो सकती है, लेकिन अगर ये ऐसी रणनीति है जो चुप्पी रणनीति है, तो इसका नुकसान बहुत होने वाला है। उनको हो या ना हो, लेकिन समग्र राजनीति को नुकसान होने वाला है कि हम कुछ बहुत बुनियादी सवालों पर विपक्ष चुप रहेगा, बोलेगा ही नहीं। आप न जाइए, आपके पार्टी के नेता प्रचार करें न करें, मुझे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो देश की बुनियादी मूल्य व्यवस्था है, मूल्य पद्धति है, वैल्यू सिस्टम है, वो किस तरह से पिछले 5 वर्षों में, 7-8 वर्षों में तहस नहस हो गया, इसको वापस लाने का कोई भी वैचारिक प्रयत्न भी नहीं है। इसलिए ये बहुत गंभीर बातें हैं जो आप कह रहे हैं। जी जी रमाशंकर भाई साहब, मैं आपसे 2 मेरे प्रश्न हैं। एक तो ये प्रश्न है कि किसी मेरे दर्शक ही ने पूछा है कि एक व्यक्ति जो 13.5 साल मुख्यमंत्री रहा, जो 8 साल से प्रधानमंत्री है, वो लोगों को ये कहता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था और ये व्यवस्था इतनी खराब है कि 22 साल के बाद अरे तनख्वाह उनका तो मिलती होगी ना, मतलब अगर प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या इतनी गरीबी रहती है, इतनी कम तनख्वाहें मिलती हैं? और दूसरा, एक और मेरे दर्शक है, वो पूछ रहे हैं कि एक चीज बताइए, मैं भी एक आध मंत्रियों को, भाई मैं भी जानता था मुख्यमंत्री को दूर से, इन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता था, रात 2-2 बजे तक ये फाइल देखते थे, मार फाइल पे लगे रहते थे। इनके यहाँ जो स्टाफ रहता था वो दुखी रहता था कि साहब यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, घर खाना खाने नहीं जा पाते हैं, सोने। ये कौन सी इनके पास वो है कि ये कैसे, मतलब मैं खड़गे जी की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन सब कुछ चल रहा है, फाइल देखने की जरूरत ही नहीं है। ये जरा आपके अनुभव से मैं पूछ रहा हूं, आप ये कर सकते थे? आप मतलब 24 में 48 घंटे निकाल सकते थे? मैं आपको बताऊं कि इनका सिस्टम अलग है। इनके यहाँ जो पुराने यानी जो इनके वैचारिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं नौकरशाही में, वो इन्होंने छांट छांट के सिलेक्ट करके मौके की जगहों पर बिठा दिए हैं। अब तक का सबसे बड़ा पीएमओ सिर्फ एक ही काम करता है कि विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में कौन सा काम कहाँ किसका करवाना है, इसकी फाइल पीएमओ के जो जॉइंट सेक्रेटरीज या सेक्रेटरीज हैं
वो सुनाई तैयार नहीं दे करवा रहा रहे है, हैं। सुनाई अब नहीं है, दे रहा अब आ रही है, अच्छा, हाँ अब आई थोड़ा आवाज। हाँ, आ रहे आ रहे। बीच बीच में कॉल आ गया तो मैं फोन से कर रहा हूँ, इसलिए गड़बड़ हो रही है। हाँ हाँ वो हाँ, जी जी। मैं कह रहा था कि कमिटेड जो ब्यूरोक्रेसी है इनकी, जो कांग्रेस के राज में भी घुस गई थी भीतर, जुडिशरी में घुस गई थी, ब्यूरोक्रेसी में थी, मीडिया में थी, वो अब पूरी तरह से संगठित होकर के इनके करीब करीब सैकड़ों टास्क फोर्स हैं अलग अलग चीजों के लिए। वो सैकड़ों टास्क फोर्स बहुत डिटेल में जाकर के देखिए, इनका राजनीतिक फंक्शन एकदम वैज्ञानिक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो इनके इनके यहाँ अब सारी चीज बड़ी ऑर्गेनाइज हो गई है, और चुनाव इनके यहाँ सबसे प्रमुख प्रायोरिटी पर रखा गया है कि किसी भी तरह से हमें चुनाव जीतना है। चुनाव के लिए जितनी बड़ी एक्सरसाइज ये करते हैं, वो विपक्ष के लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है। ये सिर्फ फंड का सवाल नहीं है, रैली का सवाल नहीं है, एक एक बूथ लेवल पर क्या होना है, किसको कांटेक्ट करना है, ये सारी तैयारियां करते हैं। और जहां तक आपने जो आपने सवाल पूछा, उसको मैं फिर से कहूं कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एक एक विषय पर, जिस पर इनको फैसला लेना है या अनुकूल फैसला लिवाना है, उस पर बैठ करके फाइल तैयार होती है और मिनिस्टर्स मात्र उस पर साइन करते हैं। बाकी वो और लोग हैं जो उसको डील कर रहे हैं। यही हाल राज्यों में है और यही हाल केंद्र में है। इनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। इनसे कह दिया गया है कि आप सिर्फ प्रचार करिए, आप हमारे मुखौटे बने रहिए, हम आपको पटकथा लिख करके देंगे, उसको बोलते रहिए। तो समय की कमी अब इनके पास नहीं है। ये प्रशासन करने नहीं आए हैं, ये संविधान या लागू करने नहीं आए हैं, ये विकास के कामों को पूरा करने नहीं आए हैं। ये येन केन प्रकारेण सत्ता में रहने के लिए हैं, और ये काम वो बखूबी कर सकते हैं। इस काम में 3 लोगों की सहायता है, 3 संस्थाओं की सहायता, 4 संस्थाओं की सहायता मिल रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चुनाव आयोग, जुडिशरी, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी, इतना इन सब का समन्वित संगठन का नाम है पीएमओ। और वो उसको जो वैचारिक आधार देता है या वैचारिक मुद्दे देता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसकी 2-3 भाषाएं होती हैं। भागवत जी अलग बोलते हैं, बाकी लोग अलग करते हैं। तो करना और बोलने में बहुत अंतर है। अब ये G20 वाला जो सवाल है, मेरी शिकायत देखिए, मैं तो जानता हूं कि भाजपा क्या कर रही है और मोदी जी क्या कर रहे हैं। मेरी शिकायत उनसे इसलिए नहीं है कि वो तो निर्णय करके सब चीजों को ऐसा ही करेंगे। मेरी शिकायत इस नाकारा, निकम्मे, निर्वीर विपक्ष से है, जो मुद्दों को बनाना नहीं जानता, मुद्दे उठाना नहीं जानता और उसको सही भाषा में बोल नहीं पाता है। 25 साल तो हो गए राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में आए हुए, आज तक, अभी तक एक भी ढंग का वाक्य बना करके आम सभाओं में नहीं बोल सकते हैं। अभी मैं उज्जैन की सभा सुन रहा था यूट्यूब पर, आप समझिए कमलनाथ क्या बोले, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष क्या बोले उनके, कांग्रेस के, आप सुन लीजिए। जैसी मुश्किल मुझे मुलायम सिंह जी को समझने में आती थी, वैसी आ रही। भाषा मतलब हिंदी से कोई ताल्लुक नहीं रह गया है, कोई नई चीज रचते नहीं है, नया सोच इनके पास नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, वैकल्पिक राजनीति का कोई सैद्धांतिक धरातल स्पष्ट नहीं है इनको। यही हाल यूपी में है, वही हाल अन्य राज्यों में है। और केजरीवाल का जहां है, एक हटेगा दूसरा आ जाएगा। केजरीवाल में और मोदी जी में, जो ठीक कह रहे थे शाही जी, मैं विशेष अंतर नहीं मानता हूं, एक ही तरह के लोग हैं। अभी एक स्पेस को घेरने की कोशिश हो रही है कि अगर संभव हो सके तो विपक्ष का स्पेस केजरीवाल घेर लें, या अगर गलती से, जैसे पंजाब में हो गया, दिल्ली में हो रहा है, कि वो अगर सरकार में आ जाए तो भी क्या दिक्कत है। दिल्ली या पंजाब में ऐसा क्या हो रहा है
जिसको भाजपा से तकलीफ, जिन चीजों से भाजपा तकलीफ में आ जाए या आज की सत्ताधारी पार्टी तकलीफ में आ जाए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और वही गुजरात में भी हो सकता है। देखिए, मैं इन बातों को, मुझे मालूम नहीं है गुजरात की क्या हालत है, क्योंकि बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। 1 साल पहले मैंने एक सुझाव दिया था, शायद यूपी चुनाव के बाद, कुछ महीनों, हाँ यूपी चुनाव के बाद, कि कुछ न करें कांग्रेस के 2 लोग, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि उनकी सेहत ठीक है, ये जाके गुजरात बैठ जाएं। और अगर 1 साल तक ये गुजरात बैठे रहें, वहीं मुख्यालय बना के जहां जाना हो जाए, लौट के शाम को, जैसे ये दिल्ली आते हैं, हर रोज आते थे, अब तो खैर यात्रा पे हैं, वैसे ये लौट करके अहमदाबाद जाएं और वहां इनका पिछले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, 77 सीट का। 77 सीट का प्रदर्शन से अगर ये लोग वहां डटे रहते तो आज सचमुच में वहां सत्ता परिवर्तन संभव था। लेकिन इन्होंने ठीक उल्टा किया। 5 साल तक ये अच्छे राज्य चुनाव, अच्छे नतीजे देने वाले राज्य गुजरात में नहीं गए। और देखिए मूर्खता, देखिए कि अब आके बयान आया है कि अब मैं पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाली भी यात्रा करूंगा। जिस राज्य में चुनाव है, हिमाचल में तो गए नहीं राहुल जी, अब जिस राज्य में चुनाव है वहां अभी तक 1 या 2 बार गए। अब चुनाव के बाद वो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जोड़ेंगे। ये इतनी बड़ी नासमझी की बात एक बड़ी पार्टी कर रही है, विपक्षी कर रही है। तो मेरी तो सारी शिकायत विपक्ष से है कि न ये मुद्दे समझते हैं, न मुद्दे ये बना पा रहे हैं, न इनकी भाषा ठीक है और न ही इनको वैचारिक स्पष्टता है। आप जी, कह रहे हैं कि ऑटोनॉमस हो, मैं नहीं मानता हूं। आज ऑटोनॉमी, चुनाव आयोग ऑटोनॉमस नहीं, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता में और ऑटोनॉमी में जो फर्क है, आज किसी भी सरकार के लिए या भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से नियुक्त होना चाहिए। उसकी नई पद्धति विकसित होनी चाहिए। कोई पार्टी नहीं बोल रही है, सिर्फ शिकायत कर देती है कि चुनाव आयोग उनकी तरफ है। जैसे न्यायपालिका स्वतंत्र कही जाती थी, वैसे ही चुनाव आयोग को स्वतंत्र करना पड़ेगा और चुनाव संबंधी सभी कानूनों नियमों को तदनुरूप संसद से पास कराना पड़ेगा। कोई कर रहा है? आप समझिए कि जब मजदूरों के 100 साल से जीते हुए, लड़े हुए और लड़कर के जीते हुए अधिकार मोदी सरकार ने 4 कोड में बदल दिए, विपक्ष शांत रहा। इस देश में कितने मजदूर हैं? किसानों के बाद सबसे बड़ी संख्या मजदूरों की है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसान अपनी ताकत दिखा करके थोड़ी बहुत विपक्षी पार्टियों की सहानुभूति ले पाए, बस। उनके साथ आज भी धोखा हो ही चुका है, हो ही रहा है। युवा, 3 मुद्दे, 3-4 बातें हैं। युवाओं के लिए इन्होंने क्या किया? इस पूरे यूपी चुनाव में और बिहार में क्या बातें हो रही हैं? ये बातें हो रही हैं कि हम 5 लाख नौकरी देने वाले हैं, 10 लाख नौकरी देने वाले हैं। मुद्दा ये है क्या? मुद्दा ये है कि जो बेरोजगार, पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा बेरोजगार है, क्या हम उसको इतना पैसा दे सकते हैं जिससे कि वो भूखे न मरे? यानी एक किस्म का भत्ता दें। भत्ते की बात कोई विपक्षी पार्टी नहीं करती। तो और फिर आइए इस पर, स्त्री पर, महिला पर, ये 4 बड़े वर्ग हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। महिला का बिल लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास होकर पड़ा हुआ है। 8 साल हो गए, 9वां साल चल रहा है। एक आप बताइए किस पार्टी ने वहां इस बात को उठाया कि अब ये बिल लोकसभा में पास होना चाहिए? आप बाहर क्या बोलते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप संसद में क्या बोलते हैं, आप हल्ला करते हैं, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप संसद में संयुक्त विपक्ष की ओर से महिला बिल का सब के बारे में क्या बोले? तो जब विपक्ष मुद्दाहीन है और कोई काम करना ही नहीं चाहता है, तो हम ये कैसे मान लें कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसमें हम दोष ही दोष देख रहे हैं,
उसको आपने खुला मैदान नहीं छोड़ दिया है। तो मोदी वो कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मैदान खुला है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और विपक्ष आप जानते हैं कि सबकी कोई ना कोई मुद्दा है, मायावती का मुद्दा है, इनका मुद्दा है, फलाने का मुद्दा है, सबकी सबको चाबी इन्होंने ऐंठ रखी है। तो एक बात है, आप मोदी जी से लड़िया आरएसएस से लड़ने के लिए आपको दो चीजें करनी होंगी। एक तो ये भ्रष्टाचार का और बेईमानी का अतीत नहीं होना चाहिए। अगर बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं तो आपको कभी भी पकड़ा जा सकता है, आपको ऐंठा जा सकता है। और दूसरा, वंशवाद की कोई राजनीति नहीं चलेगी। अब अगर आप वंशवाद की राजनीति करते हैं तो आप वही कर रहे हैं जो मोदी चाहते हैं, जो भाजपा चाहती है, वो आप जी उनको अटैक करने का एक मौका दे रहे हैं। ठीक है।